अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम यहाँ पर न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग के नाम से। इस रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग के नाम से इस वीडियो में हम आपको इस सीरीज में हम आपको डिजाइन से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड ऑफ सोलर पीवी सिस्टम के बारे में सिखाएंगे। सो आज जो मैंने टॉपिक ऑप्ट किया है वो टॉपिक सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आपने ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा वीडियो स्क्रॉल की होंगी, वीडियोस मिली होंगी, इन्वर्टर्स की वीडियोस मिली होंगी और साथ में आपको प्रोटेक्शन डिवाइसेस से रिलेटेड आपको वीडियो मिली होंगी। लेकिन सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारा यूट्यूब पर अगर कंटेंट की बात की जाए तो आपको बहुत कम यूट्यूब पर कंटेंट मिलेगा। सो यही वजह थी कि मैंने सोलर स्ट्रक्चर को जो है वो किया। सेकेंडली, अगर आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपना सोलर का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, और सेकेंडली ये उन लोगों के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए है जो अपने घरों में, अपनी इंडस्ट्रीज में और अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में अपना सोलर सिस्टम जो है वो लगवाना चाह रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए कि सोलर स्ट्रक्चर में ए से लेकर जेड तक क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। और अगर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी कंपनी को कोई पैसा दे रहा हूं तो वो पैसा कहां पर यूटिलाइज कर रहा है और किन किन छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सोलर स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, और सेकेंडली सोलर स्ट्रक्चर के कौन कौन से मटीरियल्स हैं और कौन सा मटीरियल कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और थर्डली जो है वो सोलर स्ट्रक्चर की मटेरियल की प्राइस की क्या फ्लक्चुएशन होगी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस वगैरह क्या होंगे। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी सोलर स्ट्रक्चर की टाइप से रिलेटेड। अगर मैं टाइप से रिलेटेड बात करूं तो मेजरली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में दो किस्म के ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है और सेकेंडली दूसरा स्ट्रक्चर जो आ जाता है वो आपका एलिवेटेड या शेड टाइप स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल थोरली बात की जाए तो सोलर स्ट्रक्चर की जो टाइप्स है वो मल्टीपल टाइप्स है, जो कि आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, जिसमें आपका जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम भी आ जाता है, रेलिंग सिस्टम वाला स्ट्रक्चर भी आ जाता है। तो वो फर्दर जब मैं जाऊंगी तो फिर आपको जो है वो पता चलता जाएगा कि सोलर स्ट्रक्चर के कौन कौन सी टाइप्स के कोरिस्पोंडिंग कौन कौन सी जो है वो सिस्टम हमने इंस्टॉल करने हैं। बाकी जो है सेकेंड सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगी कि सोलर स्ट्रक्चर में ए से लेकर जेड तक क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या क्या उनके कंपोनेंट्स आ सकते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो एंड क्लम्प्स है, मिड क्लम्प्स है, नट बोल्ट्स है, रबर बोल्ट्स है, कंक्रीट ब्लॉक्स है। तो आपने ये सारे जो एंड क्लम्प्स, मिड क्लम्प्स, रबर बोल्ट्स वगैरह ईटीसी व्हाटएवर, तो ये आपने कहाँ पर आपने लगवाने हैं, कहाँ पर आपने लगाने हैं और कहाँ कैसे इनको इंस्टॉल करना है, और इसकी कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, हम कैसे रफली इसका आइडिया लगा सकते हैं। और चले अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देती चलूं तो इट्स मी सायरा फैज, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। करंटली आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन सेंट्रा इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ से मैं अपनी सोलर के स्ट्रक्चर की वीडियो से रिलेटेड शुरू करने लगी हूँ। तो हमारा मेजरली कंसर्न है सोलर स्ट्रक्चर। तो सोलर स्ट्रक्चर की टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको सोलर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूं कि सोलर स्ट्रक्चर होता क्या है। सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सोलर पावर प्लांट के बैकबोन होते हैं और मोस्टली इसको बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। इसका बेसिकली दो कंसर्न होते हैं। एक तो ये कि ये मॉड्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सोलर मॉड्यूल है उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और ये कि सोलर पैनल को उठाने के लिए उनको उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सोलर स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज देखी जाती है, हर स्ट्रक्चर को एक अप्रोप्रिएट एंगल्स पे लगाया जाता है ताकि उसकी जो हमारी सोलर की जो रेडिएशंस है, हमारी जो सोलर की रेडिएशंस है वो हमारे मैक्सिमम गेन हो सके। सो बाकी अगर मैं बात करूं तो इस सोलर स्ट्रक्चर में मैं आपको मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करूंगी और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करूंगी। और थर्डली सोलर स्ट्रक्चर की जो आपकी प्राइसेस होती है वो डिपेंड कर रही होती है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि आपकी टिल्ट पर और आपकी हाइट पर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि सोलर पैनल जो है वो ज्यादा हाइट पर लगाया गया एक सोलर पैनल, तो ऑब्वियसली चूंकि उसमें मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा होगी। सो अगर मैं टिल्ट के हवाले से बात करूं तो सोलर स्ट्रक्चर में बेसिकली जैसे मैंने बताया एंगल्स क्या होते हैं, टिल्ट क्या होता है। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो जो हमारे एंगल्स होते हैं
एंगल्स होते हैं। सोलर स्ट्रक्चर में हमारे बेसिकली सोलर सिस्टम में बात की जाए तो हमारे, सॉरी मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, सोलर स्ट्रक्चर में हमारे दो किस्म के एंगल होते हैं, एक हमारा एजिमुथ एंगल होता है और दूसरा हमारा टिल्ट एंगल होता है। तो एजिमुथ एंगल क्या होगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि एजिमुथ एंगल क्या होता है और एजिमुथ एंगल किस डायरेक्शन में हमारे सोलर सिस्टम लगने चाहिए और क्या एंगल होना चाहिए, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। फिर उसके मुताबिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी फर्दर गाइड कर दूंगी। और फर्दर आपका आ जाता है टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल बेसिकली ये होता है, जो ये आपका लेट्स सपोज ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का बेस के साथ जो एंगल बन रहा है, इस मॉड्यूल थीटा कहते हैं, बेस के साथ जो एंगल बन रहा है ये हम कहते हैं टिल्ट एंगल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम उसकी टिल्ट को बढ़ाते जाएंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा इस्तेमाल होता जाएगा। तो जब स्ट्रक्चर ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर का मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होता जाएगा, तो जब स्ट्रक्चर का मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज कर जाएंगी। तो टिल्ट एंगल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये कभी 5 डिग्री भी होता है, 10 डिग्री भी होता है, 15 डिग्री भी होता है। ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे। जब हम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ओके कि किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हमने कौन कौन से सोलर एंड टिल्ट एंगल। सेकेंडली कुछ हम जनरल नोट्स की तरफ आते हैं। जनरल नोट्स में उसने हमने यही कुछ चीजें पॉइंट आउट की है कि जब आपका सोलर सिस्टम का जो साइज है, जो सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ये साइज है, वो आपके सोलर स्ट्रक्चर का जो इंटरेस्ट है वो आपके साइज पर भी डिपेंड कर रहा है। लाइक आप किलोवाट में सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तब क्या आपका सिस्टम लगेगा, आप मेगावाट में सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तब आपका क्या स्ट्रक्चर लगेगा। बाकी यूजुअली जो स्ट्रक्चर की जो टाइप्स होती हैं वो दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक एल्यूमिनियम होती है और एक आयरन होती है, गैल्वेनाइज्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने आयरन के साथ गैल्वेनाइज्ड लिखा है, तो एक्चुअल में गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? गैल्वेनाइजेशन का बेसिकली अगर हम आयरन या स्टील की बात करें तो आयरन या स्टील पर हमारे जंग लगने के चांसेस यानी कोरोजन होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आयरन को जिंक के अंदर डिप कर देते हैं। ऑब्वियसली जब किसी भी मटेरियल को, आयरन की बात करें या स्टील की बात करें, जब उस पर जंग लगेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर का पर्पज ही ये है कि वो पैनल्स को स्ट्रेंथ दे। तो जब जंग लगने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो उस जंग लगने के प्रोसेस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है आयरन को जिंक के पानी में डिप किया जाता है और उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिस पर जो रस्टिंग का जो चांसेस होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं या बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर हम आपने ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि जो सिस्टम होते हैं सोलर सिस्टम, वो ऑन ग्रिड भी होते हैं, ऑफ ग्रिड भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं। तो आपके ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, कोई भी किसी भी सिस्टम, किसी भी किस्म का सिस्टम हो, अगर आपको ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड का नहीं पता तो ऑलरेडी हमने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आपके सिस्टम ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, आपके जो माउंटिंग सिस्टम होगा, आपका जो सोलर स्ट्रक्चर होगा वो हर किसी में इन्वॉल्व होगा। अब सेकंड मैं आपको बताने लगी हूँ कि मटेरियल में कि एल्यूमिनियम बेस्ट है या आयरन बेस्ट है, इन दोनों के मटेरियल में से हमने कौन सा मटेरियल को ऑप्ट करना है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कंपैरिजन शो किया है एल्यूमिनियम का और साथ में आपका आयरन का। तो अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए, आपने जितने भी सिस्टम देखे होंगे L2, L3 या L4 जितने भी होंगे वो आपके सारे आयरन के बने होते हैं, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, ज्यादातर आयरन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये चीपर, सस्ता होता है ऑब्वियसली ना। तो लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव होता है। और सेकेंडली जो एल्यूमिनियम होता है वो लो प्लेसेस में इस्तेमाल होता है और जो आयरन है वो हाई प्लेसेस में इस्तेमाल होता है। लो प्लेसेस का क्या मतलब है? लो प्लेसेस का मतलब ये है कि जहां पर हमारी जगह हमारे लिए कम, हमारी स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर हम एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जहां पर हमारे पास स्पेस ज्यादा है वहां पर हम GI की गैल्वेनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो एक आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले में वो काफी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम के मुकाबले में आयरन की विथस्टैंड कैपेबिलिटी यानी किसी वेट को बियर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से जितनी भी हाई प्लेसेस होती है यानी जितनी भी ज्यादा एरिया वाली जगह होती है वहां पर हम रिकमेंड करते हैं कि चूंकि वहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो आयरन का स्ट्रक्चर ही जो आपका GI का स्ट्रक्चर है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर है, वही लगाया जाए क्योंकि और इसकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी आयरन की वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। बाकी
एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम में कोई जंग लगने का खर्चा नहीं होता है, आयरन में रंग लगने का खर्चा होता है, लेकिन उसमें चूंकि वो जीआई गैल्वेनाइजेशन उसकी कर दी जाती है तो ये जो रिस्क होता है वो भी काफी हद तक मिनिमाइज जरूर हो जाता है। और इसमें यहाँ पर आयरन की डिसएडवांटेज में कुरैयन का एक बताया था जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और सेकेंडली जहाँ पर एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारा जो टिल्ट एंगल होगा वो कम से कम होगा, 5 डिग्री के कोरिस्पोंडिंग होगा, तो वहां पर हम एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब अगर हम टिल्ट एंगल उसका बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उस स्ट्रक्चर की जो विथस्टैंड कैपेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम उसकी ऑलरेडी ही विथस्टैंड कैपेबिलिटी कम है, तो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि हम आयरन यानी जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन के साथ स्ट्रक्चर भी लगाएं। बाकी अगर मैं बात करूं सोलर स्ट्रक्चर की टाइप से रिलेटेड, तो सोलर स्ट्रक्चर की दो किस्म की हमारी टाइप्स होती हैं, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है और दूसरा हमारे पास ट्रैकिंग स्ट्रक्चर होता है। फिक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास एक हमारा L2 आ जाता है, L3 आ जाता है जो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, और सेकेंडली हमारा एलिवेटेड शेड टाइप एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे फिक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। दूसरे हमारे ट्रैकिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब ट्रैकिंग भी दो किस्म की कैटेगरी आ जाती है, एक हमारे पास वन एक्सिस ट्रैकिंग और दूसरी आ जाती है डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग जो हमारी सिंगल एक्सिस होती है उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो मूव कर रहा होता है या तो एक्स एक्सिस की ओरिजिन पर या तो वाई एक्सिस की ओरिजिन पर, लाइक ये है। तो इसमें इस तरीके की तरफ जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है नॉर्थ टू साउथ और या फिर साउथ टू नॉर्थ एक जगह पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका रोटेट करेगा। लेकिन अगर हम डुअल एक्सिस की भी बात करें तो डुअल एक्सिस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो 360 डिग्री के राउंड अबाउट पे आपका जो है वो राउंड कर रहा होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों की डायरेक्शन में आपका स्ट्रक्चर मूव कर रहा होता है। अब ट्रैकिंग स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत होती है? ट्रैकिंग स्ट्रक्चर वहां पर अब चूंकि ऑब्वियसली जब सन है तो ऑब्वियसली सन का जो पाथ है वो डे टू डे हमारा वेरी करता रह जाता है। तो हम ट्रैकिंग सिस्टम वहां पर लगाते हैं, जहां पर उस पे इस तरीके से कंट्रोलिंग की जाती है कि जहां पर सोलर की उसे मैक्सिमम रेडिएशन उसे मिले वहां पर अपने आप को मूव करवा लो। ये ट्रैकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ट्रैकिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली जब दिन में वो काफी दफा मतलब रिवॉल्व कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो उसकी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ट्रैकिंग स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल नहीं है जितना आपका जो है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम आ जाता है। नो डाउट ट्रैकिंग स्ट्रक्चर में जो है वो आपकी प्रोडक्शन पे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू फिक्स स्ट्रक्चर, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी देखी जाए तो फिक्स स्ट्रक्चर की। बाकी अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि फिक्स स्ट्रक्चर की कैटेगरीज में से हमारे ट्राइंगल फ्लैट रूफ टाइप सोलर स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ट्राइंगल फ्लैट रूफ टाइप स्ट्रक्चर की भी कैटेगरीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेसिकली जितने भी आपके L2, L3 और साथ में जितने भी आपके एलिवेटेड शेड टाइप स्ट्रक्चर आ जाते हैं ना, ये आपके ट्रायंगल एलिवेटेड शेड टाइप स्ट्रक्चर नहीं, जितने भी ट्रायंगल फ्लैट रूफ सोलर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए ना, अगर ट्रायंगल फ्लैट रूफ टॉप सोलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें जितने भी आपके L2, L3 के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स जिसमें इंक्लूड हो जाता है, वो ट्रायंगल फ्लैट रूफ टॉप स्ट्रक्चर होते हैं। ये बेसिकली बहुत आसानी से लग जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि 15 डिग्री पे रखना है, 20 डिग्री पे रखना है, तो ट्रायंगल फ्लैट रूफ टाइप के लिए रिकमेंडेड होता है 15, 20 डिग्री या 25 डिग्री का टिल्ट एंगल होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी कि ये एंगल हमने कैसे फाइंड करना है और कौन सा एंगल आपके लिए बेस्ट होगा। तो अब इसमें ये पोर्ट्रेट भी लगते हैं और लैंडस्केप भी लगते हैं। मैं L2, L3 की बात ऑलरेडी करी थी, तो L का मतलब होता है लैंडस्केप और 2 का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर में आपके 2 पैनल्स लग जाएंगे, और L3 का भी मतलब लैंडस्केप में आपके 3 पैनल्स लग जाएंगे। पोर्ट्रेट भी हमारे होते हैं, P1 होता है, P2 होता है पोर्ट्रेट में आपके। अभी देखें यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपके जो पैनल्स हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं, और इसमें जो आपका ट्रायंगल फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर ब्लॉक्स की जरूरत होती है। अब इसकी 3 कैटेगरी आती है, ब्लास्ट आता है, ट्रायंगल आता है और दूसरा एडजस्टेबल आता है। ये जो ट्रायंगल फ्लैट रूफ टॉप स्ट्रक्चर होता है वहां पर लगता है जहां पर आपकी साइड बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं हो या नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स बहुत कम हो और आपको स्पेस काफी ज्यादा मिल जाए, तो वहां पर हम ट्रायंगल फ्लैट रूफ टॉप सोलर स्ट्रक्चर यूटिलाइज करते हैं। अब इसकी टाइप्स आ जाती है, इसकी ट्रायंगल आ जाता है, ब्लास्ट आ जाता है और
एडजस्टेबल आ जाता है। ट्रायंगल की बात करें तो ये अगर हम P1 में जो हमारे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं उससे हम कहेंगे P1 या L2 L3 में जो हम हमारे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं उसको हम कहेंगे ट्रायंगल स्ट्रक्चर। और बाकी ब्लास्ट जो बेसिकली होता है इससे हम कहते हैं इसको जो फर्मे नहीं होते जिसे फ्रेम्स वगैरह स्ट्रक्चर के लिए, जहां पर सोलर स्ट्रक्चर के लिए जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े फर्मे होते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। और ये ब्लास्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है। पहले आपका कंक्रीट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उस पर आपका स्ट्रक्चर माउंट किया जाता है। एडजस्टेबल का मतलब ये है कि उसका एंगल एडजस्टेबल है। अगर आपने यहाँ से जो है वो उसका एंगल अप डाउन आप कर सकते हैं। सो ये इट्स एन एडजस्टेबल स्ट्रक्चर। फिर सेकेंडली हमारा आ जाता है ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके साथ शेयर की गई हैं, इसको काइंडली इसको देख लें। सेकेंड आपके पास आ जाता है स्टील स्ट्रक्चर, आयरन का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये बेसिकली आपका आ जाता है एलिवेटेड शेड टाइप स्ट्रक्चर। जो एलिवेटेड उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं ये वहां पर लग जाता है जहां पर आपके पास स्पेस काफी कम, आपकी स्पेस काफी कम होती है और लेकिन आपने ज्यादा नंबर ऑफ पैनल्स लगाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पैनल्स को उठा कर लगा देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। तो इसमें ये इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है थोड़ी हार्ड होती है। ये 15 डिग्री से मोस्टली लेस होते हैं और ये स्टील के स्टैंडर्ड्स बताए हुए इन्होंने, ठीक है। और इसमें आपको जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं वो स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें अब चूंकि ये उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो विंड लोड होता है यानी कि हवा का प्रेशर, इसको काफी ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे अपने जहां पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगे हुए हैं ना, वहां पर आपकी बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपकी जो पैनल्स को एक आधे पैनल्स को रिमूव कर दिया जाता है। वो इस वजह से ताकि जो हवा की क्रॉसिंग है वो जहां पर पैनल की स्पेस छोड़ी हुई है वहां से एयर क्रॉसिंग हो जाए। तो इसमें यहाँ पर विंड लोड को काफी ज्यादा इसको मॉनिटर किया जाता है इस स्टील स्ट्रक्चर में। बाकी अगर मैं देखूं पिच रूफ स्ट्रक्चर, ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंस्टॉलेशन सिस्टम उनकी बहुत सेफ्टी होती है। टिल्ट एंगल उसका सेम होता है जो कि बिल्डिंग का टिल्ट एंगल है, लाइक एक हट है दिस वन, बहुत गंदा हाउस बनाया मैंने एक। अच्छा, इस पर अब आपके कुछ पैनल्स लगे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट दिस वन। तो ये क्या होगा कि जो उसकी रूफ है उस रूफ पर हम वहां पर पैनल्स को माउंट कर देंगे और ये पैनल्स जो होते हैं वो हुक्स की मदद से लगाए जाते हैं। इसमें इसका फायदा ये होता है कि आपको कोई भी कंक्रीट ब्लॉक्स लगाने की जरूरत नहीं होती। अब चूंकि छत और पैनल्स के दरमियान कोई डिस्टेंस बहुत कम होता है तो आपको जो विंड लोड है वो आपका इफेक्ट नहीं करता। तो अब इसके कुछ हुक हैं जिससे रिलेटेड ये हुक है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर जो पैनल्स है वो इस तरीके से आपका इंसर्ट किया जाता है। बाकी आ जाता है आपका कोरुगेटेड वेयरहाउस। कोरुगेटेड वेयरहाउस आपको अगर मैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो रेलिंग वाले स्ट्रक्चर जहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी ऑब्वियसली ये भी उसकी तरह होते हैं, हमारे जो है पिच रूफ की तरह हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें भी टिल्ट एंगल जो होता है वो सेम होता है एज बिल्डिंग टिल्ट, जैसे ही बिल्डिंग का टिल्ट होता है। और इसमें स्पेशल रेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू इंस्टॉल्ड मॉड्यूल ना, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में रेलिंग वाले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो इसमें जो है वो आपका इसको स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए आपको ब्लॉक की जरूरत नहीं होती और ऑब्वियसली विंड लोड हैज लेस इफेक्ट देन स्नो लोड। अब चूंकि विंड लोड का इफेक्ट तब भी आएगा जब आपके पैनल्स और बिल्डिंग के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा। पैनल्स और बिल्डिंग के दरमियान तो कोई फासला है ही नहीं, तो विंड लोड का इसका इफेक्ट नहीं आता जितना इनका स्नो लोड का। ऑब्वियसली जिसपे ओले बरस रहे होते हैं, बर्फबारी हो रही होती है, तो उसको ज्यादा मॉनिटर, वो डायरेक्ट आपको 90 डिग्री के ही एंगल पर वो फॉल इन करते हैं। तो जो ऑब्वियसली जब 90 डिग्री के एंगल पर, तो वहां पर पैनल को है पहुंचने का खर्चा ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर स्नो लोड को ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। बाकी नेक्स्ट कुछ मैंने आपको ये पिक्चर्स वगैरह आपको दिखाई हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार कैनोपी। सोलर पार्क बेसिकली कार कैनोपी की अगर बात करें तो बहुत सारी इसकी इंस्टॉलेशन होती है। इसमें जो एंगल होता है वो 10 डिग्री से कम का रखा जाता है और इसमें ह्यूज आयरन आई बीम का आपके पास स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। और इसमें नो सिविल वर्क की, ये देखिए यहाँ पर कोई इतना ज्यादा ऐसे सिविल वर्क नहीं हुआ हुआ, इसमें कोई सिविल वर्क इतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। और लेकिन इसमें विंड लोड काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पर आपका स्ट्रक्चर उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा वहां पर आपने विंड लोड आपका इफेक्ट करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये देखें इस कार कैनोपी की कुछ एग्जांपल दी गई हैं।
बाकी आपके पास आ जाता है सोलर ट्रैकिंग। सोलर ट्रैकिंग आपका बेसिकली ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह, जहाँ पर ट्यूबवेल में जो हम सोलर इंस्टॉल करते हैं वहां पर आपका सिस्टम मोस्टली यूज होता है ये। और सेकेंडली इसमें टिल्ट एंगल जो है वो ट्रैक का सन, ऑब्वियसली एक कंट्रोलर लगा होता है और कंट्रोलर जो है वो सन की रोटेशन को एजीमुथ एंगल को मॉनिटर करता रहता है। उस मॉनिटर के हवाले, इस मॉनिटरिंग के हवाले से जो सोलर पैनल होता है उसकी सोलर स्ट्रक्चर जो है वो अपनी रोटेशन को परफॉर्म करता रहता है। इसमें भी सिविल वर्क की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इसमें जो आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है स्ट्रक्चर की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें मूवमेंट इंक्लूड हो जाती है। सोलर ट्रैकिंग की कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये कहाँ पे लगता है, ये बेसिकली जहां पर आपका फील्ड बात करें कि ये बेसिकली जहां पर ट्यूबवेल वगैरह होते हैं ऑलरेडी वहां पर ये सिस्टम आपका लग रहा होता है। बाकी ग्राउंड माउंटेड का तो ऑलरेडी आपको पता ही है, इसमें आपके L2 आ जाते हैं, इसमें आपके L3 आ जाते हैं, L4 आ जाते हैं, P1 P2 P3 आ जाते हैं। इसमें आपको ओपन एरिया रिक्वायर्ड होता है यूजुअली आउट ऑफ सिटीज, मतलब जितने भी हमारे घरों वगैरह में हमारे L2 L3 की नजरें होते हैं, ठीक है। और इसमें जो टिल्ट एंगल होता है 10, 15, 30 और 30 के राउंड अबाउट लग रहा होता है। सिविल वर्क की जरूरत होती है। ये हमारा सिस्टम वहां पर लगता है जहां पर हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्राउंड माउंटेड की। हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फ्री फील्ड या ग्राउंड माउंटेड की टाइप्स आ जाती है। एक आ जाती है रैमिंग फाइल और एक कंक्रीट बेस के थ्रू और विद ग्राउंड के थ्रू। रैमिंग फाइल क्या होती है, रैमिंग फाइल में आप लोग इसमें जो आपकी जो बात करेंगे। बाकी सेकेंडली अगर मैं ग्राउंड माउंटेड की बात करूं तो ऑब्वियसली एक मैंने आपको बताया कि रैमिंग फाइल होते हैं, कंक्रीट बेस होते हैं और ग्राउंड विद ग्राउंड होती है। रैमिंग फाइल की बात करूं तो इसमें ये होता है कि आपकी जो लेग होती है, जो L2 स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर की आपकी लेग होगी उसको सीधा ही आपकी जमीन के अंदर हैमर किया जाता है। हैमर करके आपकी उसके ऊपर आपका जो है वो स्ट्रक्चर को प्रॉपर लगाया जाता है। तो इसमें कोई कंक्रीट वर्क इंक्लूड नहीं होता, इसमें कोई भी आपका सिविल ब्लॉक्स जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। और विद कंक्रीट बेस का मतलब आपने बहुत सारी स्पेस, आपने बहुत सारी जगह वहां ऐसी देखी होंगी जहां पर ये होता है कि उनकी मट्टी जो होती है वो उसमें स्ट्रक्चर धंसने वाला होता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि वहां पर हम पहले स्ट्रॉन्ग अपनी ग्रिप को, स्ट्रॉन्ग अपनी जो जमीन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले हम कंक्रीट बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, फिर उसके कंक्रीट वर्क होने के बाद आपका जो है वो स्ट्रक्चर लगाया जाता है। और विद ग्राउंड के साथ जो हमारे पास L2 L3 जो हम लगाते हैं ये हमारा ग्राउंड के साथ ही हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यहीं तक ही बताऊंगी। बाकी नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि ईच एंड एवरीथिंग के सोलर स्ट्रक्चर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं।